नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिन की शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपको देश और दुनिया की हर खबर। बिल्कुल, तो इस बुलेटिन में आप हमारे साथ जुड़े रहिए अगले 1 घंटे के लिए, क्योंकि इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट पर खबरें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके शहर की, राज्य की, देश की हर खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या की, जहां से खबर ये आई है कि अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को अलविदा की नमाज के बाद कुछ लोगों ने पीट दिया। जी हाँ, उनके मुताबिक वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर उनके साथ मारपीट की गई है, जिसको लेकर के अब अयोध्या प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। खिड़की खोलने के लिए तू मैं चल रहा है। इकबाल अंसारी खिड़की खोलना चाह रहे हैं और उसके साथ नजर आ रहा आदमी उसे बंद करने के लिए कह रहा है। खिड़की बंद कर दी जाती है। इकबाल अंसारी अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के नजदीक की मस्जिद में गए थे। आप देख सकते हैं मस्जिद की इस खिड़की को, जिससे बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। इकबाल अंसारी का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। नमाज जो है खत्म हो चुकी, दुआ मांगने का टाइम था। बगल में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की हमने खोल दिया। वो दौड़ करके आया खिड़की को बंद करने लगा। आपका खिड़की को बंद करोगे, जो खिड़की लगी है तो ये खोलने के लिए मंदिर बनाने का समर्थन किया था। माहौल ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन का साथ दिया था। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करता है। बस यही बातें चुप गई और अयोध्या मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भारी पड़ गया। मस्जिद में इकबाल अंसारी के साथ बदसलूकी हुई। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान मस्जिद परिसर में अयूब उर्फ पप्पू नाम के शख्स ने उनसे अभद्रता की। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। उसका यही केवल मकसद है। इकबाल अंसारी की शिकायत के आधार पर अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और हर कोई चाहेगा कि वो रामलला के दर्शन करे रामनवमी के अवसर पर, लेकिन अगर आपका भी यही मन है, अयोध्या जाने का कर रहा है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भारी भीड़ होने की संभावना है। और इसीलिए ट्रस्ट ने ये कहा है कि श्रद्धालु जो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, सुचारू ढंग से व्यवस्था चल पाए, इसके लिए रामनवमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर ना पहुंचे, बल्कि रामनवमी के अलावा किसी और दिन आए और रामलला के दर्शन आराम से। वो घड़ी ऐतिहासिक थी। सदियों बाद रामलला महल में लौटे थे। उन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था और ये सिलसिला जारी है। अब एक और ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है। 17 अप्रैल 2024। इसी साल इसी दिन रामनवमी पड़ रही है। मतलब ये कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार नवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में नवमी को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। हर कोई इस खास मौके पर अयोध्या में मौजूद रहना चाहता है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट कह रहा है कि इस खास दिन को छोड़कर, यानी रामनवमी की बजाय किसी और दिन अयोध्या आइए। पहले सुनिए ट्रस्ट ऐसी अपील क्यों कर रहा है। रामनवमी पर कितनी जनता आएगी, इसका कोई आकलन करना संभव नहीं है। ये संख्या लाखों होगी। सुना आपने। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना श्री राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब कई गुना बढ़ने वाला है। इसलिए सुनिए ट्रस्ट की क्या अपील है। कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की रामनवमी को उत्साहपूर्वक मनाओ और रामनवमी का दर्शन प्रसार भारती के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर देखो। सुना आपने। चलिए अब शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम में ट्रस्टियों की बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात ये कि 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक सुलभ दर्शन और आरती के सारे पास निरस्त कर दिए गए हैं। सुलभ दर्शन के लिए कतारों की सहाकर साथ की जाएगी। रामलला के जन्मोत्सव पर
प्रसार भारती की ओर से लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या नगर निगम में करीब 100 जगहों पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी। बता दें कि रामनवमी पर 20 घंटे राम मंदिर में श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन प्राप्त होगा। और बड़ी खबर आपको बताएं, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज स्थापना दिवस मनाएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 44 साल की हो गई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी देश भर में 45वां स्थापना दिवस आज मनाएगी। देश भर के लाखों बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। पार्टी के बड़े नेता बूथों पर जाकर कार्यक्रम करेंगे, घर घर संपर्क कर लगवाएंगे बीजेपी का झंडा। चुनाव में पीएम मोदी के लिए वोट की अपील भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि लाखों लोग आज बीजेपी को ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का स्थापना दिवस, आज 44 साल की हो चुकी है पार्टी और ऐसे में देश भर के लाखों ऐसे बूथ हैं जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी के बड़े नेता बूथ पर जाकर के कार्यक्रम करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर देश के अलग अलग जो बीजेपी कार्यालय हैं वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आज उनकी चुनावी सभाओं को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है। 3 जगहों पर पीएम मोदी आज चुनाव प्रचार करेंगे। आज यूपी और राजस्थान में पीएम का कार्यक्रम है और यूपी के सहारनपुर और साथ ही गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आज मौजूद रहने वाले हैं। सहारनपुर में रैली होगी, गाजियाबाद में रोड शो करेंगे पीएम। तो अजमेर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही राजस्थान के जाटलैंड में वोट की अपील करेंगे प्रत्याशियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं को लेकर के बड़ी जानकारी। ये चुनावी जंग का जोरदार रंग है। आप जिन 3 तस्वीरों को देख रहे हैं, आज इन तीनों ही जगह प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। पहली तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। फिर दोपहर में वो अजमेर में एक सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज के चुनावी कार्यक्रम का समापन गाजियाबाद में होगा, जहां आज शाम को पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है। चलिए अब एक एक कर तीनों कार्यक्रम की बात करते हैं। सभा सज गई है, कुर्सियां लग चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इंतजार है सुबह के 9:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री यहां आएंगे। आज पीएम मोदी यहां से बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली करेंगे। आज लगातार दूसरा दिन है जब पीएम मोदी राजस्थान में चुनावी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज जाट बहुल सीट अजमेर में वोटर्स को संबोधित करेंगे। भले ही पीएम राजस्थान के जाटलैंड में हुंकार भरेंगे, लेकिन इसके जरिए देश भर के जाटों को साधने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि शुक्रवार को सूबे की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पुष्कर पहुंची और आयोजन स्थल का जायजा लिया। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने चूरू में चुनावी रैली की और सुनिए कैसे कांग्रेस की घोषणा पत्र पर तंज कसा। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। अब बात आज शाम 4 बजे होने वाले कार्यक्रम की। आज शाम गाजियाबाद के मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक पीएम मोदी का रोड शो होगा, इसलिए दोपहर 1 बजे से भारी वाहन का रूट डाइवर्ट किया गया है। दोपहर 2 बजे से बसों की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं दोपहर 3 बजे से ऑटो और ई रिक्शा के अलावा निजी वाहन भी अंबेडकर रोड, चौधरी मोड़ और मालीवाड़ा की ओर नहीं जा सकेंगे और ये पाबंदी पीएम मोदी के रोड शो के खत्म होने तक रहेगी। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का घेराव किया गया है। गाड़ी के ऊपर दानिश अली के लोग चढ़ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। जी, अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार है दानिश अली, कार का घेराव करके जम करके हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार है दानिश अली और नौगामा सादात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा में दानिश अली का देखिए कैसे घेराव किया गया। ये लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए और जमकर नारेबाजी भी इन्होंने की है। और अगली खबर हिसार से आपको बता रहे हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला का किसानों ने विरोध किया है, उनकी गाड़ी का घेराव भी कर लिया। और मौके पर क्या हुआ, क्या वहां हालात बने, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में।
हिसार के नारनौंद में किसानों ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारी किसानों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को रास्ते में रोक लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। रोड पर किसानों का प्रदर्शन देखकर दुष्यंत चौटाला गाड़ी से नीचे उतरे और लोगों से बात करने और समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस दौरान किसानों से दुष्यंत चौटाला की बहस भी देखने को मिली। किसानों की तरफ से लगातार दुष्यंत चौटाला के विरोध में नारेबाजी की जा रही थी। आखिरकार जब किसानों ने उनकी गाड़ी को रास्ता नहीं दिया तो दुष्यंत चौटाला गाड़ी से नीचे उतरे और पैदल ही आगे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों की नारेबाजी नहीं रुकी। थोड़ा पैदल चलने के बाद दुष्यंत चौटाला एक दूसरी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। खबर उत्तर प्रदेश की झांसी से आपको बताते हैं, जहां एक लड़की ने सरेराह जमकर हंगामा किया और जो आसपास लोग मौजूद थे उनका आरोप है कि लड़की नशे में धुत थी। जी, और ये लड़की जो नशे में धुत थी वो पुलिस वालों से भी जा भिड़ी और साथ ही बीच सड़क पर कई देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। नशे में लड़की ने किया हंगामा, पुलिस के साथ बदसलूकी, कैमरे में कैद हुआ बवाल। यूपी के झांसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की पुलिस से उलझती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक झांसी शहर के सिपरी बाजार में स्कूटी पर जा रहे दंपत्ति से एक स्कूटी सवार लड़की की ओवरटेक करने को लेकर कहासुनी हो गई। दंपत्ति का आरोप है कि लड़की ने उनके साथ हाथापाई की और जमकर गालियां भी दी। इसके बाद दंपत्ति ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने लड़की को समझाने की कोशिश की तो लड़की पुलिस से भिड़ गई। मौके पर जमकर हंगामा देखने को मिला। आसपास खड़े लोग इस हंगामे का वीडियो बनाते दिखाई दिए। पूरा मामला कैमरे में कैद होता देख लड़की भड़क गई और मोबाइल छीनने की कोशिश की। हम वहाँ से यार सीपरी बाजार जा रहे थे। सीपरी बाजार पे मंदिर है, वहाँ पे इन्होंने रोक के पहले हमें मारा, फिर हमारी घरवाली को मारा। किस कारण? कुछ ये कह रहा है कि तुमने हमारी गाड़ी में गाड़ी मार दी। हमने मारी है नहीं है और टच भी भाई नहीं है गाड़ी, बस रोक के मारना चालू कर दिया इनने। दोनों गालियां बकर और मार रही। हंगामा बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक लड़की नशे में थी और पुलिसकर्मियों से बेवजह उलझ रही थी। और अब आपको पंजाब के लुधियाना से हैरान करने वाला मामला बताते हैं, जहाँ पर लुधियाना के सिविल अस्पताल में जो चूहे हैं वो मरीजों के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और ये तस्वीर सामने आई है, पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आप भी देखिए। बिस्तर के नीचे चूहे, टेबल पर चूहे, प्लेट में चूहे। जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। तस्वीरें लुधियाना के सिविल अस्पताल की हैं, जहां मरीजों से ज्यादा चूहे दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों चूहे मरीजों के बेड के आसपास कूद फांद करते दिखाई दे रहे हैं। मरीजों को जो खाना मिला है उसे चूहे खा रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों का बिस्तर भी अछूता नहीं है, यहाँ भी चूहे रात भर हुड़दंग करते हैं। चूहे चूहे कूदते हैं, सारे नु पटाएगा। चूहे चूहे यहाँ से और वहाँ से कूदते रहते हैं। ये दर्द है मरीजों का और इस राज्य के सीएम हैं भगवंत मान साहब। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। अस्पतालों की बेहतरी के नाम पर ढिंढोरा पीटने से पहले इन चूहों की गिनती कर लीजिए। सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीर काफी है। मरीज चूहों के आतंक के बीच इलाज करवाने को मजबूर हैं। चूहों का काटना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक चूहे के काटने से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं मिला तो जान भी जा सकती है। रैट बाइट से एलर्जिक रिएक्शन, हंट वायरस और रेड वायरस फीवर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लुधियाना के सिविल अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को अब हंट वायरस जैसी गंभीर बीमारियों का भी डर सता रहा है, लेकिन सरकार और अस्पताल प्रशासन के कान पर इसको लेकर जूं तक नहीं रेंग रही। अस्पताल के मुताबिक ये चूहे अचानक से नहीं आए, बल्कि सालों साल से इनका अस्पताल में डेरा है। मरीज भी मजबूर हैं, आखिर इलाज तो करवाना ही है। मनोज कुमार, लुधियाना, टाइम्स नाउ नव भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें,
छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। रायपुर के एक ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई। कई एकड़ तक फैली गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की एक खबर, जहां पर रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला। रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में भयानक आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इस आग लगने की वजह को। रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगी है। तो ये तस्वीर जरा देखिए, कई एकड़ तक कैसे गोदाम में आग लग गई और दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची और आग पर किसी तरह काबू पाया। और अब खबर आपको हरियाणा के करनाल से बताने जा रहे हैं, जहां पर सेक्टर 32 और 33 की जो झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां पर अचानक से आग लग गई और झोपड़ी के अंदर जो 3 सिलेंडर रखे थे, गैस सिलेंडर, उसमें भी ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। तो देखते ही 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। टोटल सामान जल गया। क्या हो गया सबका? आग का कारण पता चला? कुछ नहीं चला है जी, अभी तक तो कोई मालूम नहीं है। सिलेंडर आवाज कर रहा है, ये सेक्टर जो सिलेंडर आवाज कर रहा है, मानिए वो चारों तरफ उड़ रहा है आग। आपने आग को देखी, आपको बता रहा हूँ, मैंने 15 मिनट पहले ही एक सिलेंडर फटते हुए देखा। मेरा सामने नारंगपुर पार्टी ऑफिस है, तो मैं जस्ट वहाँ से भागा। मैंने ही फायर ब्रिगेड को फोन किया, मैंने ही पुलिस को फोन किया। यहाँ पे अभी आवाज आ रही है, फायर ब्रिगेड पहुंचती होगी। 15 मिनट पहले ही लगी और एकदम उसके बाद एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मौके पे दमकल की 4 गाड़ियाँ मौके पे पहुंची हैं। अभी 3 गाड़ियाँ काम कर रही हैं और झुग्गियाँ तो काफ़ी जली हैं। अभी 20 अंदाजन 15 से 20 झुग्गियाँ जली हुई लग रही हैं और रीज़न अभी तो LPG सिलेंडर बोल रहे हैं, बाकी जांच में क्लियर होगा।